हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है। मैं आपके लेकर आया हूं समरी, जो समरी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जरा सा ध्यान दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये जो समरी हम लेकर आए हैं वो आपका किसके लिए रहेगा, तो आपको आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों के लिए रहेगा। एक बार इसको देख लीजिए, शानदार नए अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाना हम शुरू करते हैं। और आपको मालूम ही है, आपको पता है कि ये प्रोज सेक्शन है और समरी आपका है। ये हमारा क्या है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है चैंपियन। और पहला पार्ट आपका नाम है प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखा है? महात्मा गांधी। कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी। आइए देखते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो हम बना रहे हैं आपको वीडियो आप सबके लिए, इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को हम मिक्स किए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान लगे। और इसको समझ के इसको लिख देना है, इसको समझना है, पहले इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको आपको ट्रांसलेट कर देना है। हम आपका समरी बन गया, कुछ करना ही नहीं आपको है। रट्टा नहीं मारिएगा, समझ के पढ़ेंगे तो अपने आप बनेगा। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला लाइन्स, पहला क्या कहता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। भारत की सभ्यता और संस्कृति एक लेख है। कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी। कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी। ठीक है चैंपियन। अब हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू। इनको लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, इनको लोग क्या कहते हैं? जिन्हें राष्ट्रपिता या बापू के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही आसान। उसके बाद ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969 एट पोरबंदर इन गुजरात। देखिए कितना आसान है। ठीक है, क्या है? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। एकदम आसान लैंग्वेज दिए हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। फिर इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या कहते हैं? इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। आप देख सकते हैं चैंपियन, आप खुद से पढ़ सकते हैं, कितना आसान है। अगर आप इसको नोट भी करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे प्लस नीचे का हिंदी लिखेंगे। आपको करना क्या है, इसका क्या करना है? ट्रांसलेट कर देना है। बहुत ही आसान चैंपियन है, जरा सा बस ध्यान देंगे आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या। आइए फिर नंबर 2 कहता है, हमने पॉइंट बना कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसान लगे, है ना। पॉइंट 2 कहता है क्या है? ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से। कहते हैं, वे कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है, कहीं ज़्यादा बेहतर है। और दुनिया में हमारी सभ्यता कोई नहीं पीछा कर सकता, कोई नहीं हरा सकता। कौन कहता है? महात्मा गांधी। फिर कहते हैं कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। फिर कहते हैं बिकॉज वी वर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। यानी क्या? क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें क्या बोले चैंपियन? बनाया था। देखिए कितना आसान है। फर्स्ट वो हो गया, सेकेंड ये हो गया। आपको क्या करना है कि दोनों को लिख लेना है, हिंदी काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 कहता क्या है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो हम यहाँ लिखे हैं आप सेम टू सेम उसको लिख दीजिए, ऐसा भी नहीं है। आपको जो लाइंस आता हो, जो आपको आसान लगता हो, आप खुद से उसको चूज करके आप उसको खुद से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आइए, वेस्टर्न पीपुल्स समटाइम्स से दैट वी आर अनसिविलाइज्ड। कहते हैं गांधी जी, पश्चिमी लोग कभी कभी कहते हैं कि हम क्या हैं? असभ्य हैं। मतलब पश्चिमी लोग हम लोग ऊपर कहते हैं कि हम लोग क्या हैं? असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञान है, एंड स्टोलिड मंद बुद्धि का है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, और बट गांधी जी डिसएग्री। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं। देखिए लिखे हैं, गांधी जी इससे सहमत नहीं हैं। अब
ही थिंक्स दिस आइडिया, उस बात को कहते हैं कि आपका जो ख्याल है क्या है, रॉन्ग है, गलत है। एकदम आसान लिखिए, विचार गलत है। ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपल डू, है ना। कहते हैं कि उनका विश्वास है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं, हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ध्यान से, हम समझेंगे आसान से। हाउएवर, फिर भी आवर कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ, आवर कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ डोंट ऑलवेज अलाउ अस टू डू द सेम थिंग्स दे डू। फिर कहते हैं कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली हमें हमेशा वही काम करने की अनुमति नहीं देती है जो वे लोग करते हैं। तो आप इसमें से जो जो आपको आसान सेंटेंस लगे आराम से लिख लिए कॉपी पर, नीचे लिखा हुआ हिंदी, इसमें से हमको लगता है कि सब आपको आता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनसिविलाइज, असभ्य, इग्नोरेट, अज्ञान, एनस्टोलिड, मंद बुद्धि का, यहाँ देखिए लिखा गया आपको यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, विचार गलत है, मूर्ख है ना, असभ्य है, ज्ञानी है और क्या है, मूर्ख है। ठीक चैंपियन, तो 3 पैराग्राफ हो गए। आते हैं चौथा, देखते हैं क्या कहता है। 4 पैराग्राफ है चैंपियन। 4 पैराग्राफ में से आप आराम से 10 या 15 सेंटेंस को चुन करके आपको जो आसान लगे आप लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर लाइक्ड लिविंग इन द विलेज मोर देन सिटीज। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गांव में रहना अधिक पसंद करते हैं। ये भी आपका सही है। फिर दे न्यू डैट, वे कहते हैं कि सिटीज हैड ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स, कहते हैं कि बहुत सारी सिटियाँ क्या हैं, बेकार है। थिंग्स लाइक, वहाँ पे क्या क्या होता है, क्राइम्स होते हैं, और फिर क्या होता है, रोबर्स, डाकू लुटेरे आते हैं, एंड थीव्स, और फिर क्या आते हैं, चोर भी आते हैं। कौन कह रहा है, महात्मा गांधी। फिर बट इन द विलेज, बहुत आसान लैंग्वेज है, बट इन द विलेज, लेकिन गांव में क्या होता है, पीपुल कुड लिव पीसफुली, गांव में लोग बड़ा ही शांति से रहते हैं। गांधी जी से डैट, गांधी जी और भी कहते हैं डैट क्या, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है, जितना ही अधिक पाता है उतना अधिक क्या करता है, बोलो चैंपियन, चाहता है। ठीक है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए असंतुष्ट रहता है, इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए चैंपियन, आराम से इसको देखकर बनाकर आराम से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, प्लस उसका मैंने हिंदी भी बनाया है जो आपके लिए बहुत ही आसान हो। ठीक है ना। चलिए, यह हमारा पहला हुआ। पहला आप खुद से बना सकते हैं, कितना पहला आसान लग रहा है आपका। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें बहुत सारा सेंटेंस जब लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा के बात नहीं से आप आराम से जो आपको आसान लगे लैंग्वेज आराम से आप उसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नंबर 2। ये कहता है क्या है आपका कि भारत इज माई होम। नंबर 2 कहते हैं भारत इज माई होम, और ये कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप इसको एक बार खुद से देखिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए लिखिए चैंपियन, आप इसको खुद से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। आइए, बहुत आसान है, देखिए एकदम आसान लैंग्वेज, इजी, एकदम इजी, हार्ड पढ़ना भी नहीं है। देखिए, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं कि भारत मेरा घर है और डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये स्पीच दिया गया, ये भाषण दिया गया है। ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भारत के कौन, भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर कहते हैं दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट। कहते हैं क्या, यह 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद, है ना, दिए गए उनके भाषण का अंश है ना। जब वो राष्ट्रपति ले लिए तो अपने भाषण देना शुरू कर दिए। अब इन दिस फर्स्ट स्पीच, उन्होंने प्रथम भाषण में क्या बोला, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि भारत जो है, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ, खुद ही स्वयं ही कसम खाते हैं, वादा करते हैं ना, आप लोग वादा करते हैं ना चैंपियन, वादा करते हैं, टू सर्व ऑफ द टोटालिटी ऑफ द इंडियाज कल्चर। कहते हैं कि मैं
भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा के लिए मैं वादा करता हूँ। कौन बोलता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए कितना आसान आपका लैंग्वेज है। आपका यहाँ पे हिंदी भी दिया है चैंपियन, आप खुद से इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान लगेगा। जो अब तक का यूट्यूब का सबसे शानदार मैंने आपको समरी दिया है, आसान लैंग्वेज में, हार्ड नहीं, किताबी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से आपको आएगा। नेक्स्ट आइए, नंबर 2 क्या कहता है, समझेंगे। नंबर 2 आप लोग एग्जामिनेशन में 1 to 1 डालिएगा। हमने क्यों बनाया है? ताकि आपको आसान लगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इससे क्या होता है ना, विद्यार्थी को पढ़ने में ना मन भी लगता है, बोरिंग फील नहीं होता है। ठीक है चैंपियन, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियाज टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कहते हैं कि सबसे पहले वह भारतीयों को देश के सर्वोच्च पद के लिए उनको चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद देन ही काउंट राधा कृष्णन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रेसिडेंसी। फिर कहते हैं क्या? फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं। कौन बताता है चैंपियन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद ही सेज दैट, वो कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज़ गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट एंड ए साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया है। ये बात कौन बोलता है चैंपियन? ये बात कौन बोलता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बोलता है? बोलिए कौन बोलता है? तो डॉक्टर, आप समझ सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए कितना आसान है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए क्या है, देखना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है, और लिखना भी अलग बात होती है। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। आपको तो पता ही कहाँ आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको बन जाएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ द सक्सेस। ठीक है चैंपियन, आइए उसके बाद चलते हैं हम लोग। नंबर 3 बहुत आसान है, 3 देखेंगे तो बहुत आसान, ईजी है। 3 में क्या कहते हैं, आइए। ही प्लेज टू द प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशंस। कहते हैं कि वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान, वह शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस, द कल्चर्स एंड द ग्लोरी ऑफ द इंडिया। कहते हैं कि वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान, संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे। अब he assures Indians to serve them without any religions or language discriminations। फिर कहते हैं वह भारतीयों को बिना किसी धर्म या भाषा के भेदभाव से उनकी सेवा करने का यकीन दिलाते हैं। नहीं भाई, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, किसी भी भाषा के धारे भेदभाव नहीं करूंगा, सब हमारे लिए एक बराबर है। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। एक क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता है। कहते हैं क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत को विकसित करने का प्रमुख स्रोत क्या है? शिक्षा। जब तक आपको शिक्षा, अब ध्यान से समझिए, जब तक आपको शिक्षा नहीं आएगा तब तक इस समाज में लोग क्या होते हैं? पशु के समान होते हैं। पशु को जहाँ बांध देंगे चुपचाप वहीं पर रहेगा। इन द सेम वे मजदूर को कर देंगे, तुमको मजदूरी करना है तो उस काम में लगा रहेगा। तो देखिए कितना आसान यहाँ आपको लिखे हैं, आपके लिए लिखे हैं, आप आराम से इसको देखकर बना सकते हैं। तो 3 तक हो गया चैंपियन, बहुत आपको आसान लग रहा है। आप लोग पैराग्राफ मत दीजिए, खाली लिखिएगा इसको। चौथा लास्ट लाइन, 4 लिख के चले, 4 बहुत हार्ड नहीं है। आइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। कहते हैं नंबर 4 में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं क्या कि भारत को अपना घर और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही सीज 2 aspects of the 2 works, social and individual, and suggested us to think for the development of the both। फिर कहते हैं वो काम के 2 पहलू देखते हैं। काम कितने पहलू? 2 पहलू। बहुत पूछते हैं एग्जामिनेशन में। क्या? एक सामाजिक और एक क्या जी? व्यक्तिगत। और हम दोनों के विकास के लिए सोचने का सुझाव देते हैं। कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलप ऑफ द इंडियाज पॉसिबल। फिर कहते हैं और इसी मार्ग पर चलकर भारत का विकास संभव है। तो चैंपियन ध्यान समझेंगे, आपको अगर वो लैंग्वेज कठिन लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप पहले क्या करेंगे, उसके पहले लिखेंगे और जस्ट उसके नीचे क्या करेंगे, इनका जो मतलब लिखा हुआ लाइन से उसको आप लिखेंगे ना, तो अपने आप आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई वर्ड आपको हार्ड नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं एकदम आसान आपको वर्ड्स दिए गए हैं। आइए
पांचवा देख लेते चैंपियन, पांचवा निष्कर्ष क्या निकालते हैं। पांचवा थोड़ा सा अच्छा है, आसान है, देखते हैं क्या कहते हैं। आइए इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में देखते हैं क्या कहते हैं। वी कैन से डैट, हम कहते हैं कि दिस इज ए ग्रेट स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक महान भाषण है, ठीक है। अब वेयर इन द हैज प्लेस्ड हिज लॉयल्टी टुवार्ड्स इंडिया एंड सक्सेसफुली कॉन्वेड हिज मैसेज टू द इंडियंस। अब कहते हैं कि जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपना वफादारी का वादा किया है और सफलतापूर्वक भारतीयों तक अपना संदेश पहुंचाया है। कौन पहुंचाया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है चैंपियन। बहुत आसान है, इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा ये। आइए उसके बाद चलते हैं एक चुटकी खैनी। नष्ट नहीं करेंगे यहाँ चैंपियन, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एक चुटकी खैनी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर एक बार इसको देखेंगे चैंपियन, आसानी से एकदम बन जाएगा, कोई हार्ड है ही नहीं। जरा सा ध्यान देंगे, आपके एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस करना है। इन 10 आपको 10 ठो बताएंगे, इन 10 में सिर्फ 5 का, कोई 5 का, आपका जो मन करे, जो इच्छा कर रहा है 5 का कि आप हम बस, लेकिन 5 का प्रैक्टिस करना है। 1 से 5 तक पढ़ लो या 5 से 10 तक पढ़ लो, या जो आपको आता है। 5 अगर प्रैक्टिस कर लेंगे इनमें से आपका कन्फर्म है 3 ठो लड़ जाएगा, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। आइए एक चुटकी खैनी। अ पिंच ऑफ सनफ इज ए कॉमिक स्टोरी टेन बाई मनोहर मालगुनकर। समझेंगे ध्यान से, मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखी गई एक मजाकिया कहानी है। मजे समझते हैं ना, लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। अब हमारे क्लास में एक विद्यार्थी है, वो कहता है कि सर हमारा नाम अजय है, उसका नाम अजय है। वो ठीक है, तो अब क्या कहना चाहते हैं बोलो। तो कहता है, ऑफिस में आकर कहता है, सर अगर मेरा नाम अजय है तो हमको आप अजय देवगन कहिए। अब आप बताइए, उसका नाम अजय है तो अजय देवगन कैसे कह सकते हैं चैंपियन। तो मजाकिया कहानी ही, मजाक टाइप का हुआ आपका। अब ही वॉज ए ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान उपन्यासकार थे। कौन? मनोहर मालगुनकर। अब ही हैज प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। कहते हैं क्या कि यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी को पेश की है, बहादुर कहानी को पेश की है। कौन पेश किया है? तो मनोहर मालगुनकर। अब नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड द मेटरनल अंकल ऑफ नैरेटर। एकदम आसान लैंग्वेज, बहुत आसान लैंग्वेज है। अब देखिए, जिसमें नानू काका को लेखक के मामा एवं मुख्य किरदार में हैं। कौन? जिसमें नानू काका लेखक के मामा है एवं किस किरदार में है? तो मुख्य किरदार में है। कौन? नानू काका। अब द राइटर हिमसेल्फ नैरेटर्स द स्टोरी हियर। अब फिर क्या, लेखक खुद ही यहाँ इस कहानी को बयान किए हैं कि इस कहानी में क्या क्या बातें हुई है, किसके बीच? नानू काका और मनोहर मालगुनकर के बीच, ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद नंबर 2, बहुत ही आसान है। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा हुआ, फिर भी पूछता है। एंड द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर इंसिस्टेंस। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको। नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आते हैं और लेखक जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं, अब ध्यान देंगे, माँ के कहने पर उन्हें लोग कहाँ छोड़ देते हैं? नॉर्थ ब्लॉक। कहाँ छोड़ते हैं? तो नॉर्थ ब्लॉक छोड़ देते हैं। लेकिन नानू काका का तजुर्बा वहाँ कारवा होता है। तजुर्बा तो अलग तरह का वो बात करते हैं, बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बेटर देयर। वहाँ पर उनका जो तजुर्बा है, अलग ही सेंस निकलते हैं। जब जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए तो भद्दी गाली देते हुए बाहर निकलते हैं। क्यों? कहते हैं कि हमको एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, ऐसे कर करके वहाँ पे लोग उनको यहाँ करते थे। ठीक है ना चैंपियन, बहुत आसान है, आप देख कर आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, आइए आप पॉइंट नहीं बनाएंगे, आराम से उसको कॉपी पर आप लिखते रहेंगे, ठीक है। नंबर 3, आइए लेटर, बाद में ही गोज टू मीट सोहन लाल हु इज ए पार्टी बॉस एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम बाय हिज वर्ड्स। क्या बात है ना बाबू, देखो कितना चालाक है उनका का। फिर वह सोहन लाल से मिलने जाते हैं जो एक पार्टी बॉस का अध्यक्ष है। क्या है? अध्यक्ष है। और उस पर अपना शब्द एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मेरा ये है, वो है, कुछ है नहीं, लेकिन शब्दों से ना क्या होता है, उनको दिमाग में अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। फिर एंड विट्स शोविंग दैट ही नोज द एम्बेसडर्स बरकत अली वेरी वेल। और
यह दिखाते हैं कि वह राजपूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजदूत है ना, राजदूत बरकत, एम्बेसडर मतलब क्या होता है, राजदूत एम्बेसडर को अच्छी तरह से जानते हैं। कौन कहता है, तो नानू काका है ना चैंपियन। बहुत ही आसान है, एकदम इजी, एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे समरी, इजी समरी, कुछ करना ही नहीं है। देखिए ना, पढ़ के डालिए, अपने आप आसान लगेगा। यूट्यूब का सबसे शानदार आपने हम वीडियो अपलोड किया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, आइए। ड्यूरिंग टॉक विद सोहन लाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर्स। बातचीत करने के दौरान ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर्स। अब समझेंगे, सोहन लाल से बातचीत के दौरान उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब also he knew that Sohan Lal wanted his son to get married with welfare minister's daughter but the ministers refused। आप सुनो ध्यान से, पता चलता है क्या, साथियों ने यह भी मालूम होता है कि सोहन लाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहते थे, पर मंत्री क्या कर देते हैं, इनकार कर देता है। ठीक है, ये बात किसको पता चलता है, तो नानू काका। देखिए कितना आसान लैंग्वेज है, बस इसको पढ़िए, ट्रांसलेट कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर 5, दम आसान है, आइए। ऑन द अदर हैंड द वेलफेयर मिनिस्टर्स फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निनोर। एकदम आसान लैंग्वेज, क्या थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको। दूसरी तरफ कल्याण मंत्री अपने बेटे की शादी निनोर के राजकुमार से तय कर देते हैं। ठीक है, अब नाउ नानू काका वेंट टू द मीट वेलफेयर मिनिस्टर इन द व्यूज ऑफ द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ महाराजा ऑफ निनोर। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से इस लाइन को, आसान है। अब नानू काका निनोर के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कल्याण मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं नानू काका, कुछ तो थे नहीं, लेकिन क्या बनते हैं कि आपके पूर्वज का मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ, उसके तौर पर जाते हैं मिलने के लिए, किससे, कल्याण मंत्री से। अब समझेंगे ध्यान से। और and he mentions it on his visitors books। अब क्या करते हैं, और इसे वह विजिटर बुक पर भी लिखते हैं। अब देखिए, as soon as the welfare ministers come to know about this, जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह खुद नानू काका से मिलने मेरे घर आते हैं। चैंपियन, He himself visits my home to meet नानू काका। तो बहुत ही आसान चैंपियन है, बहुत ही शानदार है, एक बार इसको समझेंगे, जानेंगे, आसानी से बनेगा। आपको देखिए हिंदी लिखे हुए हैं, आपके सामने इंग्लिश है, जो आपको आसान लगे लैंग्वेज आराम से आप बना कर लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट, हाँ चैंपियन, चलिए हम लोग 3 तक चैंपियन पढ़ लिए हैं। ध्यान देंगे, चौथा क्या था, बहुत ही कम समय 10-15 मिनट समय आपका हुआ, 3 पार्ट तक पढ़ लिए, चौथा देखते हैं ध्यान से, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है ना चैंपियन, समझे है ना, मेरा एक सपना है ना, जो देखूं तुझे सपनों में। तो किसको देखना है सपनों में, ये समरी देखना है सपनों में, ठीक है ना, पता है मेरे बात तो आप लोग हंसी भी आ रही होगी। आइए, पहला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस आई हैव ए ड्रीम स्पीच ऑन अगस्त 28, 1963 एट लिंकन मेमोरियल हॉल। समझेंगे ध्यान से, बहुत आसान है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल में प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया था। कौन दिया था, तो कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार कर, लूट कर राजा बनना है, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ही वॉज ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ए नोबेल प्राइज विनर। वह एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। कौन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही स्पोक आउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस एंड कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स फॉर द नेग्रोज इन अमेरिका। कहते हैं अपने भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ बात कही है, अमेरिकन में निग्रो लोगों के लिए नागरिक और आर्थिक अधिकारों का आह्वान किया था। कौन कह रहा है ये बात, कौन बोला है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब चलिए आइए ध्यान से इसको समझते हैं फिर क्या। नंबर 2 बहुत आसान है, एकदम समझेंगे ध्यान से, कुछ है नहीं, बस पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप आएगा, पर लिखेंगे तब आएगा, और लिखेंगे तो बहुत आपका सुपर डुपर हिट हो जाएगा। आइए, नंबर 2, ही हाईलाइटेड हाउ नेग्रोज
especially in places like Alabama, were still facing injustice and were not truly free. अब उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे नेग्रो विशेष रूप से अलाबामा जैसे स्थानों में अभी भी अन्याय का सामना कर रहे हैं। कौन कहा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसके बारे में? नेग्रो के बारे में। अभी भी वहाँ पे अन्याय के जड़ियों में जकड़े हुए हैं। He compared their situations to being handed a bad check and being denied citizenship rights. अब समझे ध्यान से। और वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे वे। उनकी स्थिति को तुलना खराब चेक दिए जाने और नागरिकता के अधिकार से वंचित किए जाने से थी। ये कौन बोलता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब समझे ध्यान से। आल्सो ही सेज नेग्रो आर स्वेल्टरिंग इन द ये एक ठोदा करेंगे फर्नेस ऑफ द इनजस्टिस। समझेंगे ध्यान से। कहते हैं कि नेग्रो लोग अन्याय की भट्टी में जल रहे हैं, तप रहे हैं बोलेंगे, तप रहे हैं। ठीक है। अब अमेरिका इज प्रोस्परस बट दे आर पॉपर। कहते हैं कि अमेरिका तो खुशहाल है फिर भी वो बदहाल है। कौन कह रहा है जी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी एक क्या थे? तो नेग्रो ही थे। नेग्रो जाति से बिलोंग करते थे और ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। आप देखिए ना, जब इसको पढ़ेंगे ना 4 बार पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा भाई? 4 बार रील देख सकते हैं, 4 बार इसको पढ़ नहीं सकते हैं, है कि नहीं? बोलिए। अब आइए नंबर 3। Therefore today I have come here to the rise a voice of the aim. अब इसलिए आज हम यहाँ उनके लिए आवाज बुलंद करने आया हूँ। कौन बोल रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ही शानदार मैंने वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। अब आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। We shall march ahead and we won't still back till they get the rights parallel to the whites. कहते हैं क्या कि और जब तक उन लोगों को गोरे के बराबर अधिकार नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं बैठेंगे, ठीक चैंपियन। अब उसके बाद आइए until they justice rolls down like water and they get a room in a hotel in the towns. अब क्या चैंपियन? जब तक कि इंसाफ पानी की तरह ना बहने लगे और जब तक उन्हें भी होटलों में कमरे ना मिलने लगे तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, हमेशा बढ़ते चलेंगे, हमको आज़ाद कीजिए। ये बात कौन बोलता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ही आसान वीडियो बनाया चैंपियन, बार बार देखिए ना, एकदम आसान, एकदम ईजी, मिठाई से भी ईजी। आइए उसके बाद नंबर 4 समझते हैं ध्यान से। And I request you to come ahead for them because all of our destiny is tied together. कहते हैं क्या? समझेंगे ध्यान से। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी उनके लिए आगे आएं क्योंकि हम सभी की किस्मत की लकीरें एक ही हैं। फिर कहते हैं क्या हैं? कि हम सब की किस्मत की लकीरें क्या हैं? एक हैं। कौन बोल रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस कहते हैं कि निराशाओं के बावजूद भी, निराशा के बावजूद कहते हैं क्या? मार्टिन हैज ए ड्रीम। मेरे पास एक सपना है जो देखो तुझे सपनों में सामने आप है। ठीक चैंपियन। अब ही ड्रीम्स दैट द सन ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रेन एंड द सन ऑफ डियर मास्टर्स विल बी सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड टुगेदर। कहते हैं क्या? कि मेरे पास सपना है जो देखो तुझे सपनों में क्या है? उनका सपना है कि गुलामों के बच्चे और उनके मालिकों के बच्चे भाईचारा के टेबल पर एक साथ बैठे होंगे। ये बात कौन कह रहा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ही आसान चैंपियन है। आइए और लास्ट कहते हैं, 5वां कहते हैं क्या? देखिए कितना आसान है, एकदम आसान है। आप स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो फिर अपने आप ना समरी स्किप कर देंगे, आपका 5 नंबर छूट जाएगा, 5-10 नंबर छूट जाएंगे आपके। जैसे ही करेंगे आपका 10 नंबर का समरी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। 5 नंबर पूछता है प्रोज का और 5 क्या पूछता है? पोएट्री पूछता है। आइए देखते हैं नंबर 5। ही ड्रीम्स दैट लाइक चिल्ड्रेन वुड बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ दियर कैरेक्टर नॉट ऑफ दियर स्किन कलर। कहते हैं कि उनका सपना है कि उनके बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार की वजह से पहचाना जाएगा, वो कहते हैं। फिर ही ड्रीम दैट द फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द अमेरिका। कहते हैं उनका सपना है कि आज़ादी गूंजेगी, अमेरिका के हर एक कोने में गूंजेगी। और फिर
एक दिन ऐसा आएगा, फिर क्या है, एंड देयर विल बी ए डे, एक दिन ऐसा आएगा, when all the blacks and the whites will be able to live and dream together, एक दिन ऐसा आएगा कि सभी गोरे और काले एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और उनके सपनों को भी एक ही करेंगे। तो ये बहुत ही आसान चैंपियन है, जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, बहुत हार्ड है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना, एकदम ईजी, मिठाई से भी ईजी, ठीक है ना। आइए, तो आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 4 तक, अच्छा ये लास्ट वाला है, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ये चैप्टर ही बड़ा है, लास्ट चलिए। दिस इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट स्पीच एवर फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स, कहते हैं यह कालों में समर्थन में अब तक की सबसे दी गई सबसे अच्छी भाषण है, और एंड ही हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड द रिदम ऑफ हिज ऑडियंस, और फिर कहते हैं और उन्होंने बड़ी कामयाबी से यहाँ अपने श्रोताओं को खुद से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। फिर इट प्रूव्ड इन ए ग्रेट ओरेटर, यह साबित करते हैं यह एक महान क्या है, महान वक्ता साबित होते हैं, एवं एज एंड एंटीडोट फॉर द इनजस्टिस, टायरेनी एंड ऑपरेशंस अगेंस्ट नेग्रोज, साबित होते हैं एवं इनसे नेग्रो के प्रति नाइंसाफ़ी, अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक तार्किक रूप में काम किया है, एक अच्छे से रूप में काम किया है, एक योद्धा के रूप में काम किया है। कौन काम किया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए चैंपियन, बहुत ही आसान है। आइए नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए, ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं, ऐसा विचार जिसने मानव जाति को मदद मिली है, बहुत ही आसान है, इसको देखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। आइए, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल, बड़ा ट्रेंड है ना, ये जो है आंखों, ये आपका है ऐसा विचार जिसने मानव की मदद की, एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही आसान। उसके बाद इन दिस एसे, इस लेख में ही हैज फोकस्ड ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ द टाइम। इसका मतलब क्या है, इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति की समय के साथ मदद की है, मतलब जोर दिया कैसे मानव जाति को लोग विशेष पर ध्यान दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या हुआ, ठीक है चैंपियन। तो बहुत ही आसान है, नंबर 5 बहुत ही आसान है। अब उसके बाद आइए नंबर 2, एज टाइम पास्ड मैन बिकेम मैच्योर्ड एंड ही बिकेम मोरली स्ट्रॉन्ग। अब जैसे जैसे समय बीतता गया मानव परिपक्व होता गया, ठीक है, और he became civilized and saved himself from the being unhuman। अब क्या होता गया, और वह नैतिक रूपों से मजबूत होता गया, ठीक है, मजबूत होता गया। द इन्वेंशन ऑफ द फायर प्रूव टू बी ए माइलस्टोन इन द ह्यूमन प्रोग्रेस। अब इसका मतलब क्या है कि आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति एक माइलस्टोन साबित हुई, बहुत ही अच्छा खोज हुआ था आग के आविष्कार से। लोग पहले कच्चे भोजन करते थे, अब पके भोजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है चैंपियन। तो बहुत ही आसान है, इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से दम बनेगा, बहुत ही आसान, ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान। आइए नंबर 3 क्या कहते हैं, आइए, द मोर आइडिया विच मेड ह्यूमन प्रोस्पर्स आर डोमेस्टिकेशंस ऑफ द एनिमल्स एंड द एग्रीकल्चर। समझेंगे एकदम ध्यान से, पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना मानव के विचारों को और समृद्ध बनाया। प्रोस्परस मतलब होता है समृद्ध, और भी अच्छा बनाया। अब द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव ए न्यू लाइफ टू हिम। अब क्या है कि भाषा के आविष्कार से मानव को एक नए जीवन मिला, भाषा का आविष्कार हुआ, मानव को एक नया जीवन मिला। भाषा जब आप बात नहीं समझेंगे हमारा अपना, तो कैसे काम होगा, ठीक है चैंपियन। फिर कहते हैं लेटर, बाद में, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग। अब कहते हैं बाद में प्रिंटिंग प्रेस आया, लिखने की कला उन्हें सामाजिक, संस्कृति और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। इस बात कौन बोलता है, तो बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल मतलब क्या होता है, बड़ा ट्रेंड। कितना आसान आसान लैंग्वेज लिखेंगे चैंपियन, आप उसको ना रिपीट करेंगे, लिखेंगे ना, और जब लिखेंगे ना देखकर बहुत आसान, पहले आप देख कर ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है। 3 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस चलिए, 2 सेंटेंस चलिए, लेकिन सेंटेंस
एक सेंटेंस लिख चलिए, लेकिन लिखिए जरूर, है ना। उसके बाद नंबर 4, फाइनली अतः it is an presentation of the Bertrand Russell in which he has scientifically explained the ideas that made human stand as per the standard of human and made them superior of to animal। अब अतः यह बर्ट्रैंड रसल का एक शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों को व्याख्या किया है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा कर दिया है और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया है। और उन्हें क्या किया बोलो चैंपियन? जानवरों से बोलो क्या बनाया है? बेहतर बनाया है, शानदार बनाया है। तो कौन ये बात कहता है? तो बर्ट्रैंड रसल। और कौन, उन्होंने क्या लिखा था? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बहुत आसान लिखे ना, कितना आसान, 5 तक पहुंच गए हम लोग, एकदम आसान है आपका। नेक्स्ट, अब यहाँ थोड़ा देखते हैं, लास्ट लाइन देखें, 3-4 लाइन है, इसको है नहीं, हमने क्या बनाया इसको ना, हमने एक समरी में बना दिया। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ देखिए आपको क्या दिया 5, नीचे आपका 5 होगा, है ना। तो थोड़ा समझेंगे ध्यान चैंपियन, बहुत ही आसान है। देखिए एक समरी में हमने बना दिया और देखिए कितना शानदार लिखे हैं समरी। उसी वर्ड को हमने इस तरह से लिख दिया, मैंने इसमें से हिंदी को हटा दिए, सिर्फ आपका इंग्लिश रह गया। सब जो लिखे हैं ना वही लिखे हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। अब दी आर्टिस्ट, देखिए समरी दी आर्टिस्ट भी बहुत आसान है, बहुत आसान, मिठाई से भी इजी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा काम क्या है? मिठाई खाना। जो आप लोग मिठाई खाते हैं ना वो, है ना चैंपियन। आइए तो देखते हैं दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट, दी क्यों बोलेंगे? यहाँ पे ए शुरू है तो ए हमारा क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट का मतलब क्या है? एक कलाकार। आइए देखते हैं कलाकार कौन सा था। अरे भाई क्या शानदार है आपका टॉपिक, जबरदस्त। आइए पाला, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी टेन बाई शिग्गा नोया। कौन लिखा है? तो एक छोटी कहानी है, कौन लिखा है? तो शिग्गा नोया ने लिखा है। इन दिस स्टोरी ही हैज फोकस्ड दैट हाउ इज द टैलेंटेड ऑफ द यंगस्टर एक्सप्लॉइट। लिखा है, उन्होंने कहा है, इस बात पर फोकस किया है कि किस प्रकार एक युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब सिबेई इज ए 12 years old जापानी बॉय। सिबेई क्या था? एक 12 साल का जापानी लड़का था, हु लिव्स इन ए हार्बर टाउन, और जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था, जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। कौन? सिबेई। उसके बाद समझेंगे ध्यान से। ही रीड्स इन ए प्राइमरी स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। अब ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, वह कद्दू का बड़ा शौकीन था, कद्दू बड़ा इकट्ठा करता था। ही एक्सपीरियंसेस न्यू टेक्निक्स ऑन गॉड्स एवरी डे, है ना, और वह हर दिन कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता रहता था। कौन जी? सिबेई। आप देखो कितना आसान चैंपियन है, बहुत आसान है। सिबेई जो था 12 साल का जापान लड़का था, वो क्या करता था? कद्दू इकट्ठा करता था। कद्दू मन लगना, है ना, कद्दू कैसे आपको किसी को मन लग जाता है चलाने में, रील चलाने में, है ना चैंपियन। आइए नंबर 2, दम ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। नंबर 2 समझेंगे। वन डे ही बाइज ए स्पेशल गॉड्स इन 10 cents। एक दिन क्या करता है वह? एक दिन कद्दू 10 सेंट में खरीदता है ना। एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट, और वह उससे इतना जुड़ जाता है ना, कि वह दैट इवन ही टेक्स इट टू अ स्कूल, कि वह अपने स्कूल लेकर चला जाता है, उसे अपने साथ स्कूल लेकर चला जाता है। किसको? कद्दू को। फिर दो क्या होता है? बट ही इज कॉट ए डे बाय मोरल टीचर while polishing the god in the class, he is scolded, the god is given to the porter। अब समझ में ध्यान से, क्या है? जाता है, लेकिन वह एक दिन कद्दू को पॉलिश करते हुए नैतिक शिक्षा के द्वारा पकड़ा जाता है। नीति शास्त्र बोलेंगे हम लोग, है ना। उसे डांट मिलती है, डांटा जाता है, और उसका कद्दू छीनकर गेट कीपर को दे दिया जाता है, पोर्टर। अब सुनो चैंपियन, जब टीचर कद्दू छीनते हैं तो कहता है मन में, मार दिए, डांट दिए, इतना बोले भी कदुआ काहे छीन लिए। इस पर बहुत लोग खुशी हुआ था अपने शब्दों को लेकर, और उसको मन में बड़ा तकलीफ हुआ, है चैंपियन। अब उसके बाद नंबर 3, द मोरल टीचर्स कॉम्प्लेन्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली। नैतिक शिक्षक इस बात की शिकायत उसके माता पिता से करते हैं,
है ना। अब सुनो ध्यान से। और एज रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम, परिणाम ये निकला कि उसके पिता उसको क्या जी पीटते शुरू कर देते हैं, पीटा जाता है। स्मैश्ड एंड स्मैशेस हिज कलेक्शंस ऑफ गॉड्स, जितना भी कद्दू लगाया था सबको क्या किया था, तोड़ दिया था। बट ही डज नॉट से इवन ए वर्ड, लेकिन एक शब्द बेचारा कुछ कहा नहीं। कौन नहीं कहा, तो सिबेई नहीं कहा। एट द अदर हैंड दैट स्पेशल गॉड इज स्पेशली सोल्ड इन द 600 येन, दूसरे शब्दों में कहते हैं, है ना, वह दूसरी तरफ वह विशेष कद्दू 600 येन में बिक जाता है। 600 येन में 10 का खरीदा था, 600 में बिक गया, ठीक है ना। लाइक दिस एन आर्ट इज वेस्टेड, और बिक जाता है, और इस बात का एक कला क्या हो जाती है, तो बर्बाद हो जाती है। तो बहुत ही आसान है दी आर्टिस्ट चैंपियन, इसको आप खुद से लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, लेकिन लिखेंगे तब। और सबसे आसान हम आपको समरी बनाए हैं यहाँ पे। आइए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या कहते हैं, लास्ट लाइन, फाइनली इट इज एन अवेसम प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्गा नोया, है ना, वेयर ही ब्यूटिफुली शोज दैट हाउ इज ए टैलेंट वेस्टेड द फैमिली एंड द मेंटर। यह एक सिग्गा नोया की एक शानदार कहानी है, जहां उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का टैलेंट उसके घर वाले और उसके मार्गदर्शन के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। तो आप चैंपियन इसको आसानी से बना सकते हैं, देख सकते हैं, लिखेंगे तब। बिना लिखे काम नहीं होने वाला है, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक नहीं हो। देखिए इतना शानदार है, 2 लाइन है बस, हिंदी समझकर इंग्लिश लिख देंगे, काम हो गया। आइए अब ये देखिए समरी जो है मैंने क्या किया है, कितना आसान लिख लिखा है। मैंने यहाँ पे नंबर ही नहीं दिया है, आप एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ लिखिएगा, पहले क्या यहाँ लिखिएगा आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखना होता है। यहाँ लिखिएगा समरी, SUMMARY, समय लिख कर बीच में, और नीचे से अपना लिखना शुरू करेंगे आंसर, ठीक है ना, दम आसान है। मैंने जो लिखा है वही मैंने क्या किया, एक जगह आपको इकट्ठा कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट लाइन से आपके सामने है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट आइए, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे की जन्म। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे की जन्म, इसको पहले पढ़िए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ठीक है चैंपियन। आइए एक बच्चे की जन्म, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए, A child is born is an essay written by German Greer, German Greer बोलेंगे इसको। In this essay, she has focused on the social, cultural aspects regarding parents, child and child-family relationship। कितना आसान, समझते हैं। A child is born जर्मन ग्रीन के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने माता पिता और बच्चों के पारिवारिक संबंधों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ध्यान केंद्रित किया है, कौन के ध्यान केंद्रित किया है, तो जर्मन ग्री, है चैंपियन। बहुत ही आसान है, जरा सा ध्यान देंगे आसानी से बनेगा। उसके बाद आइए, एकदम आसान, बहुत आसान, समझेंगे। She says that the celebration at the time of a child's birth is mainly seen in a traditional society। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। वे कहती हैं कि बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है, पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। एंड द बर्थ इज ऑफन अटेंडेड देयर, देखा जाता है, और जन्म अक्सर वहीं होता है, समाज में ही बच्चे का जन्म होता है। कौन कह रहा है, तो जर्मन ग्री। अब When a girl is pregnant for the first time, she goes to her mother's house। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कोई लड़की पहली बार गर्भवती होती है तो वह अपनी माँ के घर जाती है। कहाँ जाती है, तो माँ के घर जाती है, ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद she receive love from all the members of the family। वह क्या करती है, अब उसे परिवार के सभी सदस्य, उस महिला से बहुत प्यार मिलता है, उससे बहुत लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अब द फैमिली एंड ऑल द एक्टिविटीज आर द लाइक सेलिब्रेशन देयर, और सभी उत्सव में क्या जी एक तरह से शामिल हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं। इसको जब पढ़ेंगे ना चैंपियन तो बहुत ही आसान लगेगा। इसको देखिए ना कितना आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, हद से ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। और प्लस उसका हिंदी भी तो सामने है, आप देख सकते हैं कितना आसान है। उसके बाद नंबर 3, आइए देखिए क्या कहते हैं। आइए, इन ईस्टर्न
सोसाइटीज ऑल द चिल्ड्रेन आर रेयर टुगेदर। अब पूर्वी समाजों में सभी बच्चों को एक साथ पाला जाता है ना। अब मदर्स एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ द इक्वल्स एस्पेक्ट्स। माँ और बच्चे दोनों को समान सम्मान दिया जाता है। जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो उनको समान अधिकार दिया जाता है। बट इन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज सच ए वार्मनेस इज नॉट सीन है चैंपियन। अब लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी गर्माहट नहीं देखी जाती है, मतलब ऐसे कुछ देखा नहीं जाता है। अब फाइनली इट इज अवे सम प्रेजेंटेशंस ऑफ द जर्मन ग्रीयर, जर्मन ग्री बोलेंगे इसको, क्या है, अंततः यह जर्मन ग्री की एक खूबसूरती प्रस्तुति है। खूबसूरती प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं, प्रस्तुति, अवेशम क्या बोलते हैं, खूबसूरती, ठीक है ना। अब वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड द कल्चरल पेक्युलियरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, है ना। इसका मतलब है उन्होंने पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक विशेषताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है। पेक्युलियरिटीज मतलब होता है खूबसूरती से व्यक्त किया है। और कौन किया है, तो जर्मन ग्री। एक बच्चा पैदा हुआ, और चाइल्ड इज बोर्न का हिंदी यही है, एक बच्चा पैदा हुआ, चाहे एक बच्चे की जन्म, एक बच्चे का जन्म। बहुत ही आसान है। आइए थोड़ा देखते हैं नंबर 4 कहते हैं क्या है। नंबर 4 क्या है, तो वही आपका जो लिखे हैं ना 3 ठो, देखिए ध्यान से, ये बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। आप जब लिखें तो बहुत आसान लगेगा। ये आपका सिर्फ 3 स्लाइड में आपका है आपका चैंपियन। और यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, एक साथ सबको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए एक साथ सबको कर दिए हैं, 1 2 3 हो गया काम, 1 2 3। उसके बाद लेकिन लिखेंगे ना तब आसान लगेगा, ऐसे आसान नहीं लगेगा ये। उसके बाद चैंपियन आते हैं, ध्यान से इसको चलिए। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है। प्रेस मतलब होता है चैंपियन क्या, अखबार। प्रेस मतलब क्या होता है, अखबार होता है। प्रेस मतलब अखबार होता है। तो अखबार में क्या क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं बातें, आइए उसको देखते हैं, समझते हैं और इसको हम लोग मनाते हैं। आइए नंबर 1 क्या कहता है, हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स, यानी क्या, प्रेस कितना आज़ाद है, कौन लिखा है, तो डोरोथी एल सेयर के द्वारा लिखा गया है। सी वॉज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ चैंपियन, तो उनका जन्म हुआ था 1893 में, इंग्लैंड में हुआ था। दम आसान लैंग्वेज। अब सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए कितना आसान है, यानी क्या, वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। कौन चैंपियन, तो डोरोथी एल सेयर्स। उसके बाद इन दिस एसे शी राइट्स विथ द क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। अब सवाल समझेंगे ध्यान से। इस निबंध में वह प्रेस की गलती व्याख्या के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार को अपना क्या करती हैं, स्पष्ट लिखती हैं। यानी क्या, समझेंगे ध्यान से। मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस ओवरऑल अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कौन लिखता है, तो डोरोथी एल सेयर्स। उसके बाद चैंपियन समझे ध्यान से, बस। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेयर्स विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपुल्स। समझेंगे ध्यान से, क्या कहती हैं, सेयर्स के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोग की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन कहता है, तो डोरोथी एल सेयर्स। उसके बाद चैंपियन समझेंगे ध्यान से, इसको क्या है ना कि आप लिखेंगे तो आसान लगेगा, हार्ड नहीं है, समझेंगे ध्यान से। अब एंड द प्रेस इज ए रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार। फिर समझेंगे ध्यान से क्या कहते हैं, प्रेस युद्ध के समय प्रतिबंधित हो जाता है। युद्ध के दौरान क्या होता है, उस पर रोक लगा दी जाती है। ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कैन एक्सपोज करप्शंस। क्या कहते हैं, एक स्वतंत्र प्रेस सरकार की नीतियों पर हमला कर सकता है और भ्रष्टाचार को उजागर भी कर सकता है। कौन कह रहा है जी, डोरोथी एल सेयर्स। बट प्रेस इज मिसयूज, लेकिन
प्रेस का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। देखिए कितना आसान है, आराम से चैंपियन इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत ही आसान है। जब इसको समझेंगे तो बहुत आसान है, हार्ड आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है चैंपियन, आइए 2 हुआ पॉइंट। नंबर 3, देखिए कितना आसान है, एकदम आसान, एकदम इजी। आइए, शी से दैट कहती हैं कि प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। कहती हैं क्या, वह कहती हैं कि प्रेस उतना मुक्त नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। कहती हैं वास्तव में प्रेस को मुख्यतः 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कितने कारक चैंपियन? 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब द एडवर्टाइजर्स एंड द ऑनर ऑफ द प्रेस, 2 लोग के द्वारा क्या किया, जो विज्ञापन करता है वो और प्रेस के मालिक होते हैं वो, उनके द्वारा ही कंट्रोल प्रेस को किया जाता है। नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम, कोई भी अखबार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स ए प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड इट मिसरिप्रेजेंट्स द फैक्ट। कहते हैं क्या कि कभी कभी एक प्रेस सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं करता है और यह तथ्य को गलत तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो बहुत ही आसान है चैंपियंस का, हाउ फ्रेज द प्रेस, प्रेस कितना आज़ाद है। चलिए इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान से लिखेंगे तो आपको आसान लगेगा। बार बार बोलता हूँ, लिखिएगा तो आसान लगेगा। आइए नंबर 4, लास्ट में, एट लास्ट शी सेज दैट द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। है ना, कहते हैं क्या है, अंत वह कहती हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं है। इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस, यह प्रेस के भीतर से ही आता है। अगर कोई अखबार किसी अखबार के खिलाफ चला जाता है तो उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं, बट सरकार जो है रोक नहीं लगाता है। ठीक है चैंपियन, तो बहुत ही आसान है, इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको बनेगा। आइए चलिए, अब मैंने क्या किया है, इनको देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4, ये आपके सामने देखिए दम दिया गया है। आराम से आप इसको भी समझ लेकर चैंपियन आप लिख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, लेकिन समझेंगे तब, क्या क्या दिया है समझेंगे तब। आइए नंबर 9, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर 9, इसको भी विचार कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नंबर 9 एकदम, दी अर्थ, 2 पार्ट बचा है, 9 और 10। दी अर्थ पढ़ेंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है। आइए, दी अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय H.G. बेट्स। कौन लिखा है, H.G. बेट्स। दी अर्थ H.G. बेट्स के द्वारा लिखित एक छोटी कहानी है। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन दियर चाइल्ड। समझे ध्यान से, यह कहानी उन माता पिता की त्रासदी को दर्शाता है, विपत्ति को दर्शाता है, जो अपने बच्चे पर बहुत अधिक भरोसा रखते हैं। द राइटर आल्सो सेज टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। यानी लेखक हमें यह भी कहते हैं कि सब कुछ सुलझाने के लिए भगवान पर नहीं छोड़े, भगवान पर न छोड़े। यानी सब कुछ सुलझाने के लिए केवल भगवान पर नहीं छोड़ना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए, खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है चैंपियन, आइए उसके बाद देखते हैं क्या है। आइए नंबर 2, आइए फिर, दिस इज द स्टोरी ऑफ द जॉनसन्स एंड हिज लवली सॉन्स। कहानी शुरू होता है, यह जॉनसन्स और उसके प्यारे बेटे की कहानी है। जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर, जॉनसन एक क्या है, साधारण किसान है ना। ही हैड टेकन सम लैंड्स फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट, यानी क्या है, उसने सेंडर से वार्षिक किराए पर कुछ जमीन ली थी, है ना। ही वाज हार्ड वर्किंग बट बिलीव टू मच इन फेट, वह कड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास करता था। कौन जी, जॉनसन। ऐसा थोड़ी होता है, भाग्य पर सब कुछ करता है ना आपका। अब उसके बाद नंबर 3 देखिए क्या है। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजिन, उसके पास एक बेटा था, उसका नाम क्या था, बेंजिन। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट, वो बहुत ही सुस्त था और उसके पास बहुत सुस्त था और बहुत मंद बुद्धि का था, तेज नहीं था। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजिन्स इंगेज्ड इन ए वर्क,
डॉक्टर ने बेंजिन को एक काम करने में व्यस्त रहने की सलाह दे दी। कौन? डॉक्टर। सो बेंजिन्स फादर, बेंजिन के पिताजी ने कहा, ब्राउट सम हैंड्स फॉर बेंजिन इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। वो क्या करते? तो बेंजिन के पिता ने उसे व्यस्त रखने के लिए बेंजिन के लिए कुछ क्या लाए? मुर्गियाँ लाए। कुछ क्या लाए? तो मुर्गियाँ लाए, और बेंजिन उसमें क्या हो गया? व्यस्त हो गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे बेंजिन लर्न ऑल ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस, बेंजिन धीरे धीरे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीख गया, है ना चैंपियन? व्यापार के बारे में बहुत कुछ गुण सीख गया। कौन सीख गया? बेंजिन। कितना शानदार है चैंपियन। अब उसके बाद नंबर 4, ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, अंडे बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। एंड ही डिपॉजिट मच मनी इन द बैंक, पैसा कमाना शुरू कर दिया, और उसने बैंक में बहुत पैसा जमा किया था, बहुत पैसा रख दिया। कौन? बेंजिन। ही बॉट दैट लैंड फ्रॉम सेंडर्स एंड गेट मैरिड ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, अब समझेंगे। उसने सेंडर्स से वह जमीन खरीद लिया और फ्लोरेंस नाम की एक लड़की से क्या कर लिया? शादी कर लिया। फ्लोरेंस जो लड़की थी, उसके माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे। नहीं तुमको पसंद नहीं। क्यों? उसका जब मुंह खुलता था तो बंद ही नहीं होता था। उसकी माँ को ये बहुत ही खराब लगता था, लेकिन बेंजिन को अच्छा लग रहा था। अब फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजिन्स पेरेंट्स वाज नॉट गुड, यानी कहते हैं कि बेंजिन्स के माता पिता के बारे में फ्लोरेंस का जो व्यवहार था अच्छा नहीं था, एकदम खराब था उसका। अब भाई एक बार जब उसको पसंद नहीं किया तो वो बदला लेवे ना करेगी, है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से। सी poised his ears against his parents, वो क्या करती थी? उसने उसके माता पिता के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। कौन? फ्लोरेंस। बोलते कि नहीं, इन लोग को यहाँ से हटा दीजिए, इस तरह से। ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद चलते हैं आगे। फिर अब देखिए क्या होता है। नंबर 5, बेंजिन देयरफॉर ड्रॉप देम इनटू द टाउन बाय ए स्मॉल फोर्ड वैन, है ना? क्या होता है कि बेंजिन उन्हें छोटे फोर्ड वैन के द्वारा शहर में ले गया और उन्हें वहां छोड़ दिया। कितना खराब बेंजिन है, बताओ। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, अब उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था। किनके पास? उनके माता पिता के पास। दस इस प्रकार द राइटर हैज शोन हाउ ए सिंपल माइंडेड सन ड्राइव हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड द बिकम्स कनिंग। कहते हैं कि इस प्रकार कैसे एक साधारण दिमाग वाला बेटा अपने माता पिता को शहर में लाता है और चालाक बन जाता है, धूर्त बन जाता है। ठीक है चैंपियन। तो ये आपका बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, एक लाइन में लिखे हुए, आप इसको देखकर आराम से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है। पहले इसका हिंदी जरूर लिखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत ही आसान होगा चैंपियन। ठीक है ना? देखिए सब लिखे यहाँ पे। आइए नंबर 10, 2 पार्ट और बचे हैं चैंपियन। 10, 11 तक है। आप देख सकते हैं कि हम सब जितना ही प्रोज है, मैंने सबका प्रोज का समरी बता दिया है। अगर आप जरा सा भी, बहुत समय है एग्जाम के लिए, जरा सा पढ़ लें, काम बनेगा। आइए, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, एक यात्री की नज़र से भारत, है ना? आप समझते हैं। आइए, कौन लिखा है? पर्ल एश बक, यानी कौन लिखा है? पर्ल एश बक, PSB। आइए समझते हैं इसको। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स विच इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। समझे ध्यान से। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, माई सेवरल वर्ड्स से एक उदाहरण लिया गया है, एक ये पाठ आपको लिया गया है। क्या? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, आंखों देखी भारत की यात्रा। अब इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेज, यानी क्या? यह भारतीय गांव में रहने वाले गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। यानी जो भारत में रह रहे हैं, गरीब से गरीब लोग रह रहे हैं, उनके प्यार को दर्शाता है। ठीक है चैंपियन। बहुत ही आसान है, समझेंगे इसको चीज़ को अच्छी तरह से। नंबर 2, अब समझेंगे ध्यान से। इन दिस चैप्टर पर्ल एस बक हैज डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। इस चैप्टर में क्या करती हैं? वो पहले भारत की यात्रा का वर्णन करती हैं। ठीक है। ही सेज इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। वो कहती हैं कि भारत हमेशा उनके जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है। कौन बोलता है? तो पर्ल एश बक। पर्ल एश बक
आती हैं, भारत आती हैं, वो विदेश की रहने वाली होती हैं, अमेरिका की रहने वाली होती हैं, और उनका पर्ल एशबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में और रहना कहाँ था उसका, तो चाइना में, और वहाँ से यहाँ पर आती हैं और ये बातें कहती हैं। अब शी हैड हर्ड ए लॉट मोर ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर, कहती उसने अपने परिवार के एक डॉक्टर और उसकी पत्नी से बहुत अधिक भारत के बारे में सुना था। फिर कहते हैं, ध्यान से समझेंगे, शी हैड हर्ड, वो सुने थी, ए लॉट मोर ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर, परिवार के डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था, एंड हिज वाइफ, उनकी पत्नी, हु वर इंडियंस, जो क्या थे, इंडियंस थे। शी सेड, शी हैड, यहाँ पे शी हैड आल्सो लर्नड बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, और जो उसने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के जीवन कहानी भी सुनी थी। कौन, तो पर्ल एशबर्ग। बहुत आसान चैंपियन है। अब उसके बाद यहां देखेंगे, द राइटर हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल। थोड़ा समझेंगे ध्यान से, लेखक जो हैं भारत आए लेकिन भारत में वो देख नहीं पाए। क्या कहें देख पाए जी, ताजमहल नहीं देख पाए, फतेहपुर सिक्री नहीं देख पाए, और एनी हिस्टोरिकल पैलेस, कोई भी ऐतिहासिक जगह वो नहीं देखी। कौन, पर्ल एशबर्ग। हर मिशन वाज टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द इंडियन सिटीज। समझेंगे ध्यान से, उनका मिशन भारतीय शहरों के युवा बुद्धिजीवियों और गांव में किसानों को देखना था और सुनना था। ठीक है चैंपियन, दिया गया है, एंड द पीजेंट्स इन द विलेज, पीजेंट मतलब होता है किसान। ठीक है, शी फाउंड थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल वर जॉबलेस इन इंडिया। कहती हैं कि उन्होंने पाया कि अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवी भारत में बेरोजगार थे। कौन पाया, तो पर्ल एशबर्ग है। चिंपी बहुत ही आसान है, समझेंगे तो आसान लगेगा, बहुत आसान है आपका। नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं, आइए। द राइटर स्टेट विथ एन इंडियन फैमिली इन ए विलेज, यानी क्या, लेखक एक गांव में एक भारतीय परिवार के साथ रहे। ठीक है, इंडियंस हैड ग्रेट रिवार्ड्स फॉर ग्रेट मैन एंड वोमेन, कहते हैं कि भारतीयों में महान पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत इज्जत होती है। ठीक है ना। शी फाउंड डीप डिवोशंस फॉर गांधी जी एमोंग इंडियंस, उन्होंने भारतीयों में गांधी जी के लिए गहरी भक्ति पाई। कौन, पर्ल एशबर्ग। इंडियन पीपुल आर रिलीजियस माइंडेड, भारतीय लोग क्या होते हैं, धार्मिक विचारों वाले होते हैं। इट हैड द बेस्ट एंड द वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट्स, इससे इनके सबसे अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। कौन कह रहा है, तो पर्ल एशबर्ग। बहुत ही आसान चैंपियन है, जरा सा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए उसके बाद नंबर 5 एंड लास्ट देखते हैं क्या होता है, आइए। द राइटर रोट ए बुक कम माई बिलोव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया, लेखिका ने अपने भारत यात्रा पर पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, कम माई बिलोव्ड, कम माई बिलोव्ड। अब मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट appreciate it but her books is not a puzzlement to Indian readers। इसका मतलब ये है चैंपियन, अधिकांश अमेरिकी इसकी सराहना नहीं कर सके, लेकिन उनकी पुस्तक भारतीय पाठकों के लिए एक पहेली नहीं है ना। पजलमेंट मतलब होता है पहेली। ठीक है चैंपियन, पजलमेंट। अब इन दिस एक्सट्रैक्ट शी हैड शोन हर लव फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू शो द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पीपुल। कहते हैं क्या कि वे इस उदाहरण में उन्होंने भारत के लोगों के लिए अपना प्यार और भारतीय लोगों के लिए भावनाओं को दिखाए हैं। कौन दिखाया है बोलो चैंपियन, तो पर्ल एशबर्ग। ठीक है चैंपियन, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पे एकदम आसान है, कोई हार्ड है नहीं। अगर हार्ड मानेंगे तो हार्ड होगा, हार्ड नहीं मानेंगे तो आसान होगा। ईजी, एकदम ईजी, कोई इसमें कुछ है ही नहीं, ईजी। और चैंपियन उसके बाद चलते, आइए। शादी वाला मौसम चल रहा है चैंपियन, शादी का प्रस्ताव आ गया और ये लास्ट आपका पार्ट है, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। बहुत ही आसान है, आइए। अ मैरिज प्रपोजल्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्ले रिटन बाय एंटोन चेको, ए वेल नोन ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। ये लेखक कहाँ के हैं, तो रसिया के हैं। कहाँ के हैं, तो रसिया के हैं। आइए देखते हैं।
ए मैरिज प्रपोजल रूस के प्रसिद्ध नाटककार और लघु कथाकार एंटोन चेखोव के द्वारा लिखित एक बहुत ही दिलचस्प नाटक है। ठीक है, अब उसके बाद देयर मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर, यहाँ पे थ्री मेन कैरेक्टर, यहाँ पे 3 प्रमुख नाटक के पात्र हैं। कौन कौन? चुभोको हु इज ए लैंड ओनर, चुभोको जो एक जमीन का मालिक है, नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, अच्छा और भी यहाँ पे है, हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर, उसके पास 25 वर्ष की एक बेटी है ना, इसका क्या नाम है? नाटलिया। तो एक हो गया चुभोको हो गया, एक हो गया नाटलिया हो गया, एंड लोमो, एक तीसरा है लोमो हु इज देयर नेबर्स, जो उनके पड़ोसी है। ए हार्टली वेल फेड बट हाईली हाइपोक्रोंडियक एंड लैंड ऑर्डर हु इज 35 ईयर्स ओल्ड। यानी क्या है कि लोमो जो उनका पड़ोसी है एक स्वस्थ पोषित और लेकिन अत्यधिक हाइपोक्रोंडिक है, और जमीन का एक मालिक है जो 35 साल का है। कितने साल का है? तो 35 साल का। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि लोमो की उम्र कितनी साल की थी? 35 साल की, और ये जो नाटलिया कितने साल की थी? तो 25 ईयर्स की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो आसान यहाँ पे है। उसके बाद नंबर 2, द कॉमेडी रिजल्ट फ्रॉम द टेम्परामेंटल वीकनेस ऑफ दीज कैरेक्टर्स who frequently enter into heated discussions and the argument over minor issue। समझिए ध्यान से, कॉमेडी इन पात्रों को स्वाभाविक कमजोरियों पर परिणाम है जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गर्माहट, चर्चा और बहस में पड़ जाते हैं। ठीक है, अब ऑन डे अर्ली द मॉर्निंग लोमो वेंट टू हिज नेबर्स चुबोकोस हाउस। एक दिन लोमो सुबह सुबह अपने पड़ोसी चुबोको के घर गया। ठीक है, अब लोमो वाज ड्रेस्ड इन द मॉर्निंग कोट एंड द ग्लव्स, यानी लोमो ने सुबह का कोट पहना था और दस्ताना पहना हुआ था, और वो कहाँ जाता है? तो चुबोको के पास जाता है। अब देखो क्या होता है चैंपियन। नंबर 3, चुबोकोस वाज नेचुरली हैप्पी टू वेलकम हिम। चुबोको बड़ा प्रसन्न हुआ उसको सम्मान के, ठीक भाई आओ। ही आस्क्ड लोमोव, उन्होंने लोमोव से पूछा है ना कि दैट वाई ही वाज अननेसेसरली फॉर्मल अबाउट हिज ड्रेस, है ना, कहते हैं कि वह अपनी पोशाक को लेकर अनावश्यक रूप से इतने औपचारिक क्यों है। ठीक है, कौन बोलता है? चुबोको। लोमो वाज वेरी नर्वस एंड अनएबल टू एक्सप्रेस द रियल पर्पज ऑफ हिज विजिट। अब क्या है कि अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को व्यक्त करने में क्या था? असमर्थ था। वो कैसे कहे कि हम आए हैं भाई आपकी लड़की शादी का प्रस्ताव देने के लिए आए हैं कि मैं आपकी बेटी से क्या करूंगा? शादी करूंगा। कैसे कर सकता है भाई वो? कौन? लोमो। अब आई ध्यान से। नंबर 4, चुबोको रिपीटेडली आस्क्ड लोमो टू टेल द रियल पर्पज ऑफ हिज विजिट बट लोमो वाज टेरिबली नर्वस एंड अनएबल टू रिप्लाई। समझे ध्यान से चैंपियन। चुबोको ने लोमो से बार बार पूछा कि वह उसकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य बताइए, लेकिन लोमो क्या था? बुरी तरह से घबरा गया, और हिज थ्रोट बिकेम ड्राई एंड ही आस्क्ड फॉर द वाटर, है ना बाबू। घबरा गया और उत्तर देने में असमर्थ हो गया, उसका गला सूख गया, उसने पानी मांगा और धीरे धीरे पानी पी लिया। सिप इन स्लोली, धीरे धीरे पानी पी लिया। एट वंस, अब एक समय, स्टेज चुबोकोस सस्पेक्टेड दैट परहैप्स ही हैड कम टू आस्क फॉर सम मनी, है ना। एक समय तो चुबोको की संदेह हुआ कि शायद वह कुछ पैसे मांगने आया है। पैसा काहे मांगेगा? वो तो मालिक है, ये है आपकी बेटी की शादी करने के लिए वो आया था। अब आइए नंबर 5, सो ही टोल्ड लोमो टू से वाट एवर ही वांटेड। बार बार पूछ रहा है भाई बताओ ना काहे लिया है, कहा जो बोलना है बोलो। At that time, Lomo said that he had come to ask for his daughter Natalia's hand in marriage। अंत में उस समय लोमो ने कहा कि वह शादी के लिए अपनी बेटी नाटालिया का हाथ मांगने आया था। आपकी बेटी नाटालिया का हाथ मांगने आया था। ठीक है, अब चुबोको वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हियर दिस। यह बात सुनकर चुबोको अत्यधिक क्या होता है? प्रसन्न होता है और बहुत ही उत्साहित हो जाता है। कौन? चुबोको। अब नंबर 5 चैंपियन, ही बिगेन टू हग एंड किस लोमो एंड सेड दैट ही हैड बीन हियरिंग
टू हियर दिस फॉर सेंचुरीज। अब थोड़ा समझ ध्यान से। उसने लोगों को गले लगाया और चुमना शुरू कर दिया और कहा कि सदियों से यह सुनने के लिए तरस रहा था। कौन कह रहा है? चुघो को। ठीक है चैंपियन। अब he went inside to call Natalia but did not tell her why Lomov had come। मेरी बात सुनो चैंपियन ध्यान से। वह नातालिया को बुलाने के लिए अंदर गया लेकिन उसने यह नहीं बताया कि लोमोव क्यों आया है। देखो क्या ट्विस्ट कहानी में आ जाती है। नातालिया केम आउट एंड ग्रीटेड लोमोव। नातालिया बाहर आई और लोमोव का अभिवादन किया। आगे बाहर भाई। ठीक है चैंपियन। तो ये आपका एक से लेकर समरी हम लिखवा दिए हैं। आप ध्यान से इसको देखेंगे समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा चैंपियन। और ये जो है आपको यहाँ लिख देते हैं कि आपको सभी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है ना, आप सबको धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल गाइज। थैंक्स फॉर ऑल गाइज। आप चैंपियन क्या करेंगे? जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे, बार बार नहीं दोहराएंगे, तब तक समरी आपको नहीं बनेगा। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।